तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। ठीक है, वाटर रिसोर्स से तो ये जान गए कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पानी के बारे में ही सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल तुम लोग देख ही सकते हो, पानी 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 पानी। चलो अब देखो, अब हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो हम लोग के पूरे के पूरे वर्ल्ड में तुमको 96.5% ऑफ द वाटर जो तुम्हारा होता है ना, वो सब ओशन में होता है। ठीक है, 100% में से 96.5% तुम्हारा वाटर ओशन में होता है, जो कि सेलाइन होता है। सेलाइन यानी साल्टी होता है। ठीक है, सॉल्टी होता है यानी कि नमकीन होता है, जिसको हम लोग ड्रिंक वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिसमें से भी 2.5% जो वाटर अब हम लोग के पास है वो पीने लायक है, वो हम लोग के डेली लाइफ में यूज़ आने लायक है। ठीक है, अब देखो जो 2.5 वाटर जो हम लोग के फ्रेश वाटर में है ना, उसमें से भी 70% जो वाटर है वो तुम्हारा आइस शीट एंड ग्लेशियर के रूप में ही है, यानी कि बर्फ़ के रूप में ही अभी 70% पानी है। ठीक है, और जिसमें से 30% लेस देन, और 30 से भी बहुत कम पानी जो होता है फ्रेश वाटर, वो ग्राउंड वाटर में अभी अवेलेबल है। तो सोच रहे हो 2.5% वाटर से भी 70% वाटर ग्लेशियर्स में है और लेस देन 30% ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर्ड है। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहे हैं ना, अब हम लोग को पढ़ना है कि वाटर स्कैरसिटी क्या होता है। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी। हम लोग के साइंटिस्ट ने कहा था कि 2050 तक आते आते हम लोग को पानी से जूझना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर स्कैरसिटी समझ गए, यानी कि पानी की कमी, एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और हम लोग को वाटर को कंजर्व करने का टेक्निक्स और मैनेजमेंट करने का टेक्निक्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब आखिर वाटर स्कैरसिटी हो कैसे रहा है भाई, वाटर स्कैरसिटी कैसे हो रहा है? तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वाटर स्कैरसिटी कैन बी कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर स्कैरसिटी इसलिए होता है क्या है कि देखो क्वालिटी ऑफ वाटर भी डिक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी ऑफ वाटर भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग भारी भारी मात्रा में वाटर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग के घर पे पानी आ रहा है, तो पानी आ रहा है तो हम लोग उसको ढेर यूज़ करने जा रहे हैं। फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वाटर स्कैरसिटी कैन बी कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि उसमें से भी साफ़ पानी ना हो तो फ़ायदा क्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटिंग एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। यानी कि वाटर स्कैरसिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यानी कि हम लोग को जितना मात्रा में पानी मिलना चाहिए था उस मात्रा से ज़्यादा मिलकर और हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ये दोनों एक ही समान होता है, सिमिलर वर्ड होता है, यानी कि उसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। अनइक्वल एक्सेस यानी कि हम लोग जितने भी जिसके पास मोटर अच्छा वाला मोटर है, वो लोग के पास ढेर पानी आ जा रहा है तो वो लोग ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कर रहा है। बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। देखो तीसरा आप यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज़। देखो क्या बात है ना, इरीगेटेड एरियाज़ में वाटर का सप्लाई ज़्यादा होता है। इरिगेशन वाला जो लैंड होता है ना, उसमें क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए वाटर बहुत सारा एक्सेसिव अमाउंट में चाहिए होता है। अगर तुम देखोगे तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर को खोद के वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकाला जाता है। ठीक है, तो इरीगेटेड एरियाज़ को भी ज़्यादा वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर को। ठीक है, इसीलिए इरिगेशन में कुछ फैसिलिटीज़ यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जिसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन। ये सब चीज़ का तुम लोग क्लास 8 में नाम सुन चुके हो। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी का फैक्टर समझ गए। अब चलो देखते हैं हम लोग इसका मैनेजमेंट को और वाटर कंजर्वेशन को आगे देखते हैं। देखो तो अब हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स ऑफ नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हम लोग ये तो जान गए कि वाटर स्कैरसिटी हो रहा है, इसलिए क्यों हो रहा है वाटर स्कैरसिटी ये हम लोग पढ़े। ठीक है, अब उसके फैक्टर क्या है हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के आखिर फैक्टर क्या है, क्योंकि हम लोग को क्यों वाटर को कंजर्व करना चाहिए। सिंपल इसका बात एक मोटो अपने दिमाग में बना लो कि वाटर रहेगा ही नहीं तो हम लोग आगे कैसे लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो क्या कह रहे हैं ना, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स। देखो जो इंडस्ट्रीज़ हो रही है ना, वो धीरे धीरे अपना ये नंबर बढ़ा रही है, यानी कि ढेर सारी इंडस्ट्रीज सेटल हो रही है अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में। सो वो लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को लोग यूटिलाइज़ करते हैं। भाई ऑब्वियसली करेंगे भी, क्या है कि काम उन लोग को ऐसा करना ही है कि जिसमें वाटर का यूज़ एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट इसके ऊपर को भी कदम उठाना चाहिए। अब देखो इंडस्ट्रीज़ को अपने मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए, और पावर कहाँ से मिलता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। जो डैम होता है ना, जो ये तुम्हारा मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट होता है, उसमें देखो जो डैम होता है ना, वो सबसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो वो जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसमें मेजर अमाउंट तुम्हारा इंडस्ट्रीज़ ही ऑक्यूपाई कर लेता है। इसीलिए हम लोग ये अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़े थे कि वन में बी डेवलपमेंट फॉर अदर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर वन। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा ये ट्राइबल्स हैं उन लोग के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लोग को उससे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। वही चीज़ कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की भी वहाँ से ज़रूरत पड़ती है। अब देखो हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूट्स 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। उतना बस एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। देखो इन सम एरियाज़ वाटर इज़ अवेलेबल। देखो क्या है ना कि कुछ जगहों पे वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है। क्यों? क्योंकि जो वाटर अवेलेबल है ना, वो पीने लायक नहीं है। यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर तो है ही नहीं भैया। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। दिस ऑल्सो कॉजेज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया। अब देखो एक वाटर स्ट्रेस यहाँ पे वर्ड टर्म दिया गया है तुम लोग एनसीईआरटी बुक में। तो इसका मतलब क्या होता है कि वाटर स्कैर्सिटी अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। यानी कि वाटर स्ट्रेस तब होता है ना जब तुम्हारे एक पर्सन के पर ईयर में अगर वाटर की अवेलेबिलिटी 1000 से लेके 1600 के बीच में है, तब तो वो वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जल जीवन मिशन के आखिर हम लोग को गवर्नमेंट ने कैसे कंजर्व किया, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देखो अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है JJM। JJM का फुल फॉर्म जल जीवन मिशन। बहुत बढ़िया। देखो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो मैं वही पॉइंट उठा के लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में लड़ता है, और इसके अलावा तुमको कहीं से भी कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया से तुम्हारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जल जीवन मिशन क्या होता है ना कि गवर्नमेंट देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी तुमको दे रही है अपने रूरल पीपल्स को, या फिर जितने भी पीपल है उन लोग के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि उन लोग को कोई भी तकलीफ़ ना उठानी पड़े, खास तौर से उन लोग को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग के लिए सबसे बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया था JJM, यानी कि जल जीवन मिशन। इसमें क्या हो रहा था ना कि एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के घर थे, वहाँ पर तुमको एक रेगुलर टैप वाटर का सिस्टम लगा दिया गया, जिसमें से पर कैपिटा पर डे तुमको 55 लीटर पानी तुमको उस वाटर से आएगा। कितना लीटर? 55 लीटर पर कैपिटा पर डे आएगा। बहुत बढ़िया। तो टैप कनेक्शन लगाने से वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे तुमको पानी आने लगा, वो भी पोर्टेबल वाटर आता है, यानी कि साफ़ पीने वाला पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये जल जीवन मिशन बहुत अच्छा यहाँ पे तुमको गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, रूरल पीपल्स के द्वारा। तो बहुत अच्छा ये था। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग को पढ़ना है कि कंजर्वेशन। देखो एक कंजर्वेशन हम लोग पढ़ लिए कि जल जीवन मिशन से यहाँ पे लोगों को कठिनाई नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर को हम लोग कंजर्व कैसे करें भैया? वाटर तो ख़त्म हो जाएगा, तब फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखो अब हम लोग वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा ही, क्या है कि हम लोग वाटर रिसोर्स को हम लोग को कंजर्व करना है। सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैज़ार्ड। ठीक है, देखो तो देखो हम लोग को आखिर वाटर रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है यहाँ पर कि आखिर हम लोग को द नीड ऑफ आवर टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। वाई? ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहला तो पॉइंट तुम लोग अपने से बना के भी लिख सकते हो कि वाटर विल बी नॉट देयर देन सस्टेनेबल लाइफ विल नॉट बी परफॉर्म। ठीक है, ये समझ गए। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेफ गार्ड आवर। देखो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम लोग के हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा तुम लोग को प्रभाव दिखने के मिलेगा। हम लोग डिजीज से वो हो जाएंगे। पानी नहीं रहेगा तो हम लोग पियेंगे कैसे भाई, ये बताओ? ठीक है, पानी रहेगा तो पियेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो, फूड स्कैर्सिटी से मर जाएंगे। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो इरिगेशन में फूड बनेगा ही नहीं ना। फूड नहीं बनेगा तब भी हम लोग को मर जाएंगे, हम लोग दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। अब अगर पानी ही नहीं रहेगा तो नेचुरल इकोसिस्टम भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी कि पेड़ पौधे पंछी ये सब लोग इस दुनिया में सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। तो देखो अब उसको कंजर्व करने का जहाँ तक बात आ गया, तो अब हम लोग सीधे कंजर्विंग पर आ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन प्रोग्राम अभी हाल में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट सेंचुरी यानी कि फर्स्ट सेंचुरी 100 BC से ये स्टार्ट हो चुका था, जब
ये देखो एक ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, बॉक्स में होगा। यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है सरिंगावेरापुरा, जो कि नियर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के पास है। तो वहाँ पे भी सफोस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनल्स को बिल्ड किया गया ऑफ फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। यानी कि देखो एक तरह से यहाँ पे डैम बनाया गया था तुमको 1st सेंचुरी में, तुमको इलाहाबाद के पास श्रीनगरवेरापुरा में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जो भी फ्लड वाटर आता था रिवर गंगा को, तो उसको वो डाइवर्ज कर देता था, या फिर उसको तुमको उसका लेवल को तुम्हारा डाउन कर देता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ तुम्हारा शुरुआत से हो रहा है। आप देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब टाइम था, तब डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ड, यानी कि उस समय भी डैम्स और लेक्स, इरिगेशन सिस्टम को बनाया गया था। एविडेंस ऑफ सफोस्टिकेटेड, यानी कि सफोस्टिकेटेड मतलब यानी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन। अच्छा, अगर तुमको सफोस्टिकेटेड इरिगेशन का भी अगर तुमको एविडेंस देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसा ऐसा डैम या फिर इरिगेशन ये सब चीज़ बनाया गया था, तो तुम चल जाना कलिंगा, चल जाना तुम नागार्जुन कोनेका, चल जाना फिर आंध्र प्रदेश में जो है बेन्नूर चल जाना, जो कि कर्नाटका में है, कोल्हापुर चल जाना महाराष्ट्र में जो है। ठीक है, ऐसे ऐसे अन्यतः बहुत सारे देश हैं। अब अगर तुम 11वीं सेंचुरी की बात आ जाओ, तो 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक, देखो ये तुमको टर्म याद रखना होगा क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। वन ऑफ द यानी कि पहला नहीं, कुछ उन लोग में से एक है। ठीक है, तो 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स हो गया उस टाइम का, जो कि बिल्डअप हुआ था। कौन सा लेक? भोपाल लेक। बहुत बढ़िया। अब देखो इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौस खास, यानी कि देखो हौस खास में एक बड़ा सा टैंक टाइप होता है जो कि रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। तो वो चीज़ तुमको कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि वो सीरी फोर्ट एरियाज़ में वो तुमको वाटर को सप्लाई कर सके। ठीक है, यानी कि सोच लो ये सब चीज़ तुमको कितना पुराने समय से हो रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम लोग बात करते हैं सीधे कंजर्वेशन को। तो ये हम लोग जान गए कि शुरुआत से कंजर्वेशन हो रहा है, तो अभी के इतिहास में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो डैम बिल्डअप हो रहा है। डैम क्या होता है? तो डैम रेफर्स टू द रिजर्वायर रेदर देन स्ट्रक्चर। देखो डैम बेसिकली एक बैरियर है जो कि तुमको फ्लोइंग ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यानी कि जो बहता हुआ एकदम मस्त मौला में आ रहा था पानी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। यानी कि देखो डैम देखे हो ना, वैसे मतलब उसको डाइवर्ज कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया। रिटार्ड्स द फ्लो, यानी कि उसको उस फ्लो को तुमको स्लो कर दिया। ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर को क्रिएट करके। ठीक है, लेक और इम्पाउंडमेंट। देखो डैम बेसिकली ना तुमको एक बैरियर होता है। क्या होता है? बैरियर होता है। एक मान लो अगर तुम्हारा रिवर पूरा एक तुमको एरिया में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक सीधे कतार में तुमको एक डैम, देखे हुए डैम एक बार सर्च करके देख लेना, तो वैसा डैम होता है और वो तुमको वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रिटार्ड करता है, डाइवर्ट करता है। ठीक है, और देखो डैम के पास ना बहुत ज़्यादा तुमको जब वो रोक देता है फ्लड्स के पानी को, तब वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत बड़ा तुमको इम्पाउंडमेंट या फिर लेक फॉर्म हो जाता है, जो कि बगल अगल के जितने भी बड़े बड़े विलेज थे उन सबको बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उन लोग का लाइवलीहुड चला जाता है उसमें। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तुम लोग एनसीईआरटी बुक में डैम्स के, जिसका नाम है भाखरा नगर प्रोजेक्ट देखो, और हीराकुंड डैम। ठीक है, ये दोनों क्या है थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में भी। तो एग्जाम्पल ऑफ डैम्स में क्या है? तो भाखरा नगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सतलज रिवर के पास में बना था। भाखरा नगर प्रोजेक्ट याद रखो, भाखरा नगर प्रोजेक्ट जो कि बिल्ड अक्रॉस सतलज रिवर सतलज के पास में भाखरा नगर प्रोजेक्ट को बिल्डअप किया गया था। क्यों और इसका यूजेस क्या था? तो यूजेस इसलिए था ताकि ये एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ वाटर के लिए काम कर सके और हाइड्रो पावर को जनरेट कर सके। ठीक है, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए कैसे भैया? तो देखो जो डाइवर्ट कर दे रहा है ना डैम, देखो डाइवर्ट भी करता है जैसे पिछले बोले, तो उसको डाइवर्ट करके थोड़ा सा पानी उसमें से तुमको वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी वो यूज़ हो जाता था। ठीक है, डाइवर्ट कर देता था वो एग्रीकल्चरल फील्ड में, समझ गए? और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जो कि तुम जान चुके हो। अब देखो हीराकुंड डैम क्या है? हीराकुंड डैम जो कि महानदी उड़ीसा के पास में बिल्डअप किया गया था। याद रखना, हीराकुंड डैम जो कि महानदी उड़ीसा के पास में डेवलप कर दिया गया था, उसका यूज़ था वाटर को कंजर्व करना और फ्लड को रोकना। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा जगह है जहाँ पे बाढ़ आते रहता है, तो बाढ़ को रोकने के लिए और वाटर को कंजर्व करने के लिए हीराकुंड डैम का यूज़ किया गया था, बिल्डअप किया गया था, जो कि महानदी के आसपास किया गया था। अब देखो भाखरा नगर जो था प्रोजेक्ट ना, वो कहाँ पे हुआ था? तो सतलज रिवर में हुआ था। किस कारण हुआ था? तो एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ वाटर के लिए और हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, मैंने रिवीजन करा दिया फिर से। अब आ जाओ कि अब हम लोग को डैम का यूज़ क्या है।
तो डैम देखो बिल्डअप होता है तो उसका कुछ यूज़ होगा तभी ना बिल्डअप हो रहा है। तो पहला तुम लोग क्या लिख सकते हो कि टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड। यानी कि जो डैम पानी को रोक देता है ना, तो वो एक जगह पे पानी तुम्हारा स्टोर हो जाता है। हाँ भैया, स्टोर तो जब उस वाटर को रोक देता है तो वो फिर तुमको एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, रेन वाटर जो तुम्हारा पानी आ जाता है उसमें यूज़ हो जाता है, तो उस सब चीज़ में इरीगेटेड एग्रीकल्चर फील्ड में वो यूज्ड अप हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख दोगे भैया? सिंपल हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए, बहुत बढ़िया। फिर वाटर सप्लाई करने के लिए जो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए काम आता है। डैम क्यों यूज़ होगा भाई? इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है इसलिए। तो इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए वाटर सप्लाई करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बहुत बढ़िया। वाटर को कंजर्व करने के लिए, बहुत बढ़िया। चलो, रिक्रिएशन और इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी काम आता है। यहाँ पे तुम अगर 4 पॉइंट भी लिख देते हो तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए। 4 कैसे, तुम तो 5 लिख सकते हो। एक वाटर कंजर्वेशन पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है, तुम वो लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं डीमेरिट ऑफ डैम। ये थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक है, ठीक ना, तो इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो डीमेरिट ऑफ डैम्स क्या है कि आखिर डैम का हम लोग ये तो समझ गए कि डैम से हम लोग को क्या क्या चीज़ मिलता है, बेनिफिट क्या है। अब डीमेरिट भी हम लोग को पढ़ना है। तो डीमेरिट में क्या होता है ना कि देखो, अगर तुम्हारा कोई भी नेचुरल फ्लो एकदम अच्छे से तुम्हारा आ रहा है, अगर तुम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो उसका रेगुलेशन और डैमिंग भी तुम्हारा उसमें अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वाटर का जो तुम्हारा जैसे कोई वाटर तुमको सेडिमेंट्स को लेकर आ रहा है, ठीक है, सेडिमेंट्स को तुमको लेकर आ रहा है, तो वो डैम की वजह से वो सेडिमेंट वहीं पे रुक जाएगा। डैम के पास में रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा, वो नीचे रुक जाता है और वाटर ऊपर से फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो देखो, एक तरफ तुम्हारा सेडिमेंट जमा हो गया और दूसरी तुम्हारा वाटर जाने लगा। ठीक है, तो ये तुमको पहला पॉइंट तुम लिख सकते हो कि सेडिमेंट का वहाँ पे जम जाना। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि जिसकी वजह से जो तुम्हारा हैबिटेट्स हो गया एक्वाटिक लाइफ का, वो इंडेंजर्ड हो गया, यानी कि उन लोग को खतरा हो गया, या फिर मान लो उन लोग को मतलब उन लोग के हैबिटेट पुअर हो गया, यानी कि अच्छा नहीं हुआ उन लोग के साथ। ठीक है, कैसे अच्छा नहीं हुआ? तो देखो, पहले तो वो लोग आ रहे थे सेडिमेंट्स के साथ, तो उन लोग के साथ उन लोग का नेचुरल हैबिटेट हो गया था। जैसे ही वो लोग उस पानी से हट के एक फ्रेश वाटर में चले गए तो उन लोग का हैबिटेट अलग हो गया, जिसकी वजह से उन लोग को सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 2 पॉइंट लिख सकते हो। क्या कौन कौन सा? तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर अफेक्ट्स देयर नेचुरल फ्लो। ठीक है, और देखो, पुअरर द हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, यानी कि एक्वाटिक लाइफ का भी हैबिटेट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि जो जितने भी तुम्हारा एक्वाटिक फौना हो गए वो सब करते हैं तुमको फ्रैगमेंटेशन कह लो, या फिर क्या कहते हैं उसको, स्पॉन करते हैं। ठीक है, स्पॉन जो करते हैं वो लोग वाटर में, तब फिर जो जितना भी तुमको ये लोग डैम लगा देते हैं बीच में, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारे उनके बच्चे थे वो लोग अच्छे से नहीं माइग्रेट कर पाते हैं। यानी कि उनका जो एक्वाटिक जो भी तुम्हारे उनके, जैसे समझ लो माँ जो होती है वो इधर ही रह जाएंगे, माँ बाप, और कुछ हो सकता है बच्चे उधर रह जाएँ। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रैगमेंटेड रिवर मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। यानी कि देखो, जो तुम्हारे एक तरफ तुम्हारा कोई मतलब एक्वाटिक फौना रह गया, फिर दूसरी तरफ कोई रह गया, तो इसमें बहुत दिक्कत होता है तुम्हारे एक्वाटिक फौना को। ठीक है, तो यही तुम्हारा था, जिसमें मैं भी तुमको कुछ बना चना के बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, जो डैम है ना, ये सब तुमको फ्लड प्लेन्स, अच्छा मान लो देखो डैम तुम्हारा वाटर को तुम्हारा फ्लड आया, तुम उसको रोक दिया, लेकिन जहाँ पे वो रोकेगा वहाँ पे भी तो वाटर बढ़ जाएगा ना, तो वो भी तुम्हारे कितने सारे पेड़ पौधे, लाइवलीहुड, हाउसेज, उन सबको डिस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, उसके आसपास के जितने भी विलेज है वो सब जगह पे पानी घुस जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यही होता है बिग डैम से हम लोग को डीमेरिट। अभी और डीमेरिट हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और देखो, ये तुमको बहुत सारे मूवमेंट्स को भी जनरेट कर दिया गया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन। तो देखो, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो ये एक तुमको इसमें तुमको क्या हो रहा था ना कि जो भी तुम्हारा वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये जो वाटर था ये लोग इन लोग के लाइवलीहुड को डिस्ट्रक्ट कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे और उसको डीपली में, नर्मदा बचाओ आंदोलन को, जो कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो आखिर तुम लोग को कुछ पॉइंट तो चाहिए होगा ना लिखने के लिए 3 मार्क्स में, तो क्या लिखोगे? देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? तो सेव नर्मदा मूवमेंट, यानी कि एक हिंदी में है तो दूसरा इंग्लिश में है। ठीक है, वैसे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन
इज़ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इज़ एनजीओ दैट मोबिलाइज्ड, यानी कि किसके द्वारा चल रहा था ये, तो ये ट्राइबल पीपल के द्वारा, फार्मर के द्वारा, इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, फिर ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है उन लोग के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। किस लिए अगेंस्ट में थे ये लोग? सरदार सरोवर डैम जो कि बिल्ड हो गया था, मतलब बनाया गया था नर्मदा रिवर पे, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। देखो क्या हुआ था ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, तो पुअर पीपल्स के द्वारा, ट्राइबल पीपल्स के द्वारा, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, यही सब लोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये लोग को, ताकि वो लोग सरदार सरोवर डैम के खिलाफ एक्शन ले सकें, और क्योंकि जो नर्मदा रिवर में गुजरात में बिल्डअप हुआ था, ठीक है। कि इन लोग का मकसद कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा था, ठीक है। तो देखो, इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल इशू। सबसे पहले ये जो मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे ना, ये लोग ने उस इशू पे एक्शन किया, यानी कि जो ट्रीज़ थे ना, वो लोग इनके डैम वाटर की वजह से सबमर्ज्ड हो जा रहे थे, यानी कि उसमें ही डूब जा रहे थे, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जा रहे थे ट्रीज़, ठीक है। सबसे पहला ये इन लोग ने स्टेप उठाया था ट्रीज़ के लिए। देन उसके बाद ये लोग ने अपने एम को रीफोकस्ड किया था किसके ऊपर, तो पुअर सिटीजन्स के ऊपर, जो कि आउटसाइड, जो कि डिस्प्लेस हो गए हैं पुपिल, यानी कि मान लो जो डैम जहाँ पे तुम्हारा सेटल होता है ना, तो उसके आसपास का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वो सब में से पुपिल लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा पानी, बाढ़ का स्थिति 98% तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं उन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस दिया जाए और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन समझ गए? तो फिर से एक बार सुन लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन को सेव नर्मदा मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट मूवमेंट है। मोबिलाइज्ड किसके द्वारा काम किया जा रहा था, तो ट्राइबल पीपल के द्वारा, इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा किया जा रहा था, फिर तुमको फार्मर्स के द्वारा किया जा रहा था। तो इन सब के द्वारा किसके लिए, तो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा गुजरात में बिल्डअप हो चुका था, तो उन लोग के खिलाफ। तो फर्स्ट टाइम इन लोग का था कि ये लोग जो ट्रीज़ थे ना, वो लोग सबमर्ज्ड हो जा रहे थे इन लोग के डैम के वाटर के अंदर, ठीक है। और क्या, तो ये लोग देन उसके बाद फोकस किए कि जो पुअर सिटीजन थे जो कि डिस्प्लेस हो गए थे इन डैम की वजह से, उन लोग को मतलब उन लोग को क्या अलाउंस दिया जाए, हैबिलिटेशन दिया जाए, फैसिलिटीज़ दिया जाए उन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से। चलो 3 मार्क्स में इतना अच्छा है, तुम पॉइंट बना सकते हो, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब देखो हम लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट डैम्स। देखो डैम्स के खिलाफ ये सब तो ऑब्जेक्शन उठ ही रहे थे, तो ये सब तो सिर्फ हम लोग को सरदार सरोवर डैम में ही नहीं हो रहा था, ये सब अन्य जगह के डैम्स में भी हो रहा था। तो क्या क्या ऑब्जेक्शन मेनली हुआ जा रहा था, तो देखो वो पढ़ते हैं कि देखो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट अराइज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस ऑफ व्हिच दे वर बिल्ट। डैम को आखिर क्यों बिल्डअप किया गया था, ताकि वो फ्लड को रोक सके, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके, और तुमको जितना भी वाटर को कंजर्व कर सके, ठीक है। बट हो कुछ ऐसा रहा नहीं था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन इसीलिए उठा कि तुम जिस काम से आए हो आखिर तुम वो काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसमें फेलियर हो। यही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, बोला जा रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा था, तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अराइज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पसेस फॉर विच दे वर बिल्ड। तुम जिस कारणवश बिल्ड हुए हो, यानी कि बनाए गए हो, उस कारण तुम काम नहीं करो, तुम उस काम में फेल हो रहे हो, ऐसा डैम को, ठीक है, तुम नहीं। देखो मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड। देखो डैम्स लोग क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ था, ताकि वो फ्लड को रोक सके, हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से फ्लड और ज़्यादा भाव में बढ़ गए, ठीक है, फ्लड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब डैम्स हैव आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। डैम की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ रहा था, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर हो रहा था, जिसकी वजह से रिजल्ट हो रहा था अर्थक्वेक, सॉइल इरोजन, पेस्ट, फिर पॉपुलेशन में ये सब चीज़ को देखा जाए, ये हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग को डैम के बारे में और पढ़ना है कि डैम में कुछ डिस्प्यूट भी हुआ था दो मतलब अलग अलग स्टेट्स के बीच में। तो आखिर वो क्या थे, तो देखो क्या हुआ था ना कि देखो एक गुजरात में काम हुआ था कि साबरमती बेसिन में ना तुमको एक डैम सेटअप कर दिया गया था। तो
डैम जो डिस्प्यूट हो गया था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि फार्मर्स एंग्री हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट थी ना, उन लोग को पता था कि फार्मर्स के पास पानी की पहुँच नहीं पा रहा है, वो लोग पानी से सफ़र कर रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहे हैं, बट फिर भी वो लोग जितना भी वाटर था ना उसको अर्बन एरियाज़ में सप्लाइड कर दिया गया था। समझ रहे हो बात को? अर्बन एरियाज़ में सप्लाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा फार्मर्स एंग्री हो चुके थे। ठीक है, अब देखो इरिगेशन पैटर्न भी चेंज हो गया था, फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। देखो क्या हो रहा था ना, डैम की वजह से, डैम जो बिल्डअप हो गया था तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा था इसमें। तो क्या हो रहा था फ़ायदा में, जो भी फार्मर्स लोग को, जैसे देखो इसमें कौन कौन लोग को फ़ायदा हो रहा था, तो जो लार्ज लैंड लॉर्ड थे, जो लार्ज फार्मर्स थे, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन लोग को ये सब चीज़ में फ़ायदा मिल रहा था। और जिन लोग से जगह छीन जा रहा था वो लोग को इसमें से बेनिफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो देखो लेकिन फिर भी वो लोग अपने अपने जगह को छोड़ कर जा रहे थे, ताकि वो लोग जानते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग को ये काम करना चाहिए, इसकी वजह से वो लोग छोड़ के जा रहे थे। ठीक है, वो लोग का भी मेजर रोल था इसमें। अब देखो इरिगेशन पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज फार्मर्स को अब पानी मिलने लगा बहुत अच्छे से, तो इसलिए वो लोग कॉमर्शियल क्रॉप पे डिपेंड हो गए। पहले वो लोग जो गेहूँ उगा रहे थे या फिर अन्य क्रॉप उगा रहे थे जिसमें वाटर कम लगता था, क्योंकि उन लोग के पास वाटर कम था। जैसे ही उन लोग के पास वाटर आ गया तो वो लोग शिफ्टिंग करने लगे इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करके वो लोग अपना बढ़िया से बढ़िया क्रॉप बनाने लगे थे, जिसकी वजह से वाटर का स्कैर्सिटी फिर से फेस होना निश्चित था। बात समझ गए? डैम्स अदर डिस्प्यूट हो गए यहाँ पर। अब देखो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हम लोग को पढ़ना है। आखिर कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट में क्या हुआ था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट for a multi-purpose project. This would reduce downstream flow in their state with adverse consequences of agriculture and industry. देखो क्या हुआ था इसमें, तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था तुमको किसके किसके बीच में, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि देखो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट था ना, वहाँ पे तुमको डैम सेटअप हो गया था। ठीक है, डैम सेटअप होने के बाद वो क्या हुआ था ना कि जितना भी तुम्हारा कृष्णा गोदावरी का पानी था वो सब तुमको कोयना की तरफ भेज दिया गया था। कोयना एक तुमको जगह है महाराष्ट्र में, वो तुमको उसकी तरफ भेज दिया गया था। कोयना शायद महाराष्ट्र में नहीं कहीं और होगा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसकी तरफ उसको डाइवर्स कर दिया गया, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी तुम्हारे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो स्टेट थे वो लोग तक पानी नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए और आपस में ही लड़ने लगे लोग। ठीक है, बहसा बहसी, मतलब एक बात समझ लो। ठीक है, दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की कमी होने लगी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब हम लोग को आगे पढ़ना है। एक तुम लोग के बुक में एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है फ्लड के बारे में। तो क्या हुआ था ना, 2006 में जो तुम्हारा नर्मदा रिवर के जो तुम्हारा सरदार सरोवर डैम को बिल्डअप किया गया था, तो उसमें क्या हुआ था ना कि जब डैम में से तुमको वाटर को रिलीज़ कर दिया गया था, जब हैवी रेनफॉल हो रहा था, तब तुमको एक फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो गया था गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में एक फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो गया था 2006 में। ठीक है, तो यहाँ पे वही नीचे लिखा हुआ है सरदार सरोवर डैम। एक नोट पॉइंट है कि सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ड अप ओवर नर्मदा रिवर, जो कि तुम लोग जान रहे हो गुजरात में हुआ था। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जो कि 4 स्टेट को कवर कर रहा था। ठीक है, कौन कौन से? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और राजस्थान को। तो देखो इसमें से महाराष्ट्र और तुमको गुजरात में तो बाढ़ आ गया था 2006 में, बस तुमको याद रखना है ये चीज़, और तुमको MP और राजस्थान में नहीं हुआ उतना कुछ। ठीक है, अब देखो अब हम लोग को यहाँ पर तुम लोग का हो चुका है, तुम लोग का वाटर स्कैर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, डैम्स के बारे में पढ़ लिए, डैम्स के एडवांटेजेस और डीमेरिट्स के बारे में समझ लिए तुम लोग। तो अब हम लोग आ गए हैं सीधे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जानेंगे, क्या से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर कौन कौन से टेक्निक्स है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, बस अब तुमको 20-30 मिनट का और 10-15 मिनट का और लेक्चर बाकी है, बने रहो। चलो देखो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल इज कलेक्टेड फॉर द फ्यूचर यूजेज। द कलेक्टेड रेन वाटर मे बी यूज स्टोर्ड यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज और डायरेक्टली यूज्ड फॉर रिचार्ज प्रोसेस। देखो
रेन वाटर को पालर पानी कहा जाता था तुमको राजस्थान में, समझो बात को, ठीक है। पालर पानी यानी कि फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था ना कि रेन वाटर को सब लोग स्टोर करते थे, ठीक है। स्टोर करते थे, किसी टंकाज में स्टोर करते थे, तो अलग अलग चीज़ में स्टोर करते थे रेन वाटर को वो लोग, ठीक है। बस ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इतना सिंपल सा मतलब है, बताओ तुम लोग को इतना स्ट्रेस लग रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि रेन वाटर को स्टोर करना फॉर द फ्यूचर यूज़, ठीक है। रेन वाटर में भी स्टोर्ड यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज, बहुत बढ़िया। अब टेक्निक सब हम लोग को पढ़ना है। देखो तो क्या होता था ना कि हिल और माउंटेनियस रीजन में पुपिल लोग ना एक डाइवर्जन चैनल बना लेते थे जिसको नाम दे दिया गया था गुल्स और कुल्स, ठीक है, इन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के लिए ना पतला पतला सा डाइवर्जन चैनल बना दिया गया जिसमें छोटे छोटे धारा में तुमको पानी आके एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे तुमको शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है। वहाँ पे तुमको पानी पहुँच जा रहा था, ठीक है। छोटा छोटा डाइवर्जन चैनल होता था, उसमें तुम लोग फिगर देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, यानी कि मान लो किसी एक जगह पे वो लोग रेन वाटर आ गया, वहाँ पे स्टोर हो गया, तो वहाँ से वो डाइवर्जन चैनल बना दिए थे जिसका नाम गुल्स और कुल्स था, और वहाँ से वो लोग वाटर को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लेते थे, ठीक है। ले जाके आगे देखो, देखो अब देखो हम लोग पढ़े थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, टेक्निक्स हम लोग पढ़े थे, गुल्स और कुल्स को क्रिएट कर दिया गया था। और दूसरा में देखो क्या होता है टेक्निक्स ना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। देखो इसमें क्या होता है ना कि जो तुम्हारा छत का जो रूफ होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तो उसमें तुमको जितना भी रेन वाटर जो भी पानी वहाँ पर आता है ना, वहाँ से वो लोग पतला पतला सा एक चैनल बना देते थे और वो लोग सीधे जाके टंकास में वो गिर जाता था, ठीक है। टंकास अभी बताता हूँ क्या होता है। तो वहाँ पे जाके वो गिर के रेन वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है, जो कि पार्टिकुलरली तुमको प्रैक्टिस होता था राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो बंगाल में क्या होता था ना, जो फ्लड प्लेन्स आया था, जो फ्लड जो होता था ना वो सब प्लेन्स में बंगाल में आ जाता था। पुपिल जो होते हैं ना वो इन एडिशन चैनल बना देते थे अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। जो भी तुम्हारा फ्लड का पानी आ जाता था वो छोटा छोटा चैनल बना के उसको तुमको अपने फील्ड में ले आते थे, जैसा कि अभी हम लोग गुलशल कुछ में पढ़े थे, वही चीज़ है, थोड़ा सा बस अलग है। अब देखो जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे ना वो सब रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि जो भी बारिश का तुम्हारा पानी था वो सब को अब लोग एग्रीकल्चर फील्ड में स्टोर कर दिया गया था ताकि वो सॉइल को मॉइस्चर कर सकें। और इसी चीज़ को कहा जाता था खादेंस इन जैसलमेर और जोहाट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। बेसिकली ये सब चीज़ राजस्थान में होता है क्योंकि राजस्थान तुम लोग जानते हो कि एक वाटर स्कैरसिटी का मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है, PYQs है, जो कि टंकास क्या होता है। तो टंकास एक पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑर्बिट, जो कि मैंने बोला कि रूफटॉप से अगर कोई भी चीज़ तुम्हारा पाइप से तुम लगा के और वो तुमको टंकास में गिर जाता है, जिसकी वजह से ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक सिस्टम में एक है, ठीक है। देखो मेनली प्रैक्टिस इन राजस्थान में प्रैक्टिस होता है, पार्टिकुलर इन बीकानेर, फालोड़ी, बाड़मेर। तुमको ये सब चीज़ थोड़ा सा याद होना चाहिए कि राजस्थान में होता है ये सब चीज़ प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। रेन वाटर वाज कॉमनली नोन एज पालर पानी इन राजस्थान, बहुत बढ़िया। रेन वाटर को कॉमन नेम क्या था, तो कॉमनली बुलाया जाता था पालर पानी इन राजस्थान। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे तुमको क्या था ना कि एक और पॉइंट तुमको दिया गया है यहाँ पे कि तमिलनाडु एक पहला स्टेट था जो कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थे ना वो लोग एक तुमको कंपलसरी कर दिए थे कि हर घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ज़रूरी है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया गया था ताकि रेन वाटर को वो लोग स्टोर कर सकें, समझ गए। तो तमिलनाडु एक फर्स्ट स्टेट था जो कि तुमको वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था कि हर हाउस में तुमको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही होगा, क्योंकि तुम वहाँ का तो अगर तुम फोटो देखोगे तो वहाँ पे तुमको टंकास तुमको बहुत जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीगल प्रोविजंस था कि पनिश किया जाएगा डिफॉल्टर्स को, यानी कि जो ये चीज़ नहीं करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग। देखो एक तुमको बेस्ट एग्जांपल तुमको इसका अगर पूछ देगा ना कि बेस्ट एग्जांपल फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेयर इट इज़ कॉमन प्रैक्टिसेस, तो तुमको लिखना होगा शिलोंग। और अगर तुमको ऑप्शन में शिलोंग तमिलनाडु दोनों दिया है तो तुम शिलोंग मार कराओगे, नहीं तो तुम तमिलनाडु मारोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से तुम लोग का सब चीज़ खत्म हो चुका है, बस अब तुमको एक गाँव के बारे में तुमको पढ़ना है।
जिसका नाम है गेंडाथुर, ठीक है। हाँ चलो, इसको अलग नज़र में मत लो, गेंडा मतलब कोई है पागल कहीं के। चलो गेंडाथुर, देखो गेंडाथुर भाई बोलने में हंसी आ रहा है, ठीक है। गेंडाथुर रिसीव्स अ एनुअल precipitation of 1000 mm and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually from the 2000 houses. The net amount of rainwater harvested annually amount to 1 लाख लीटर, ठीक है। देखो क्या होता है ना यहाँ पे, सिंपली देखो ये समझो कि गेंडाथुर एक ऐसा विलेज था ना जहाँ पे वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग ना 1000 mm एंड विथ 80% ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंसी, यानी कि 80% तक वो लोग उस रेन वाटर को कलेक्ट करते थे। और 50,000 लीटर ही वो सारे लोग मिलके बस 50,000 लीटर ही यूज़ करते थे एनुअली। यानी कि सोच रहे हो वहाँ पे 200 घर थे, 200 घर से भी तुमको 200 घर थे नहीं शायद, ये लिखा हुआ है, कलेक्शन दिया गया है कि तुमको 200 घर में से नेट अमाउंट जो प्राप्त हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एनुअली वो कितना होता था, तो 1 लाख लीटर वो लोग पानी सेव कर देते थे रेन वाटर से। सोच रहे हो तुम लोग, बात समझो, 200 घर से एक साल में वो लोग 1 लाख लीटर पानी को, रेन वाटर को वो लोग स्टोर कर रहे थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। गेंडाथुर तुम समझ गए, गेंडाथुर वाटर विलेज मैन, नाम के हिसाब से मत जाओ, बहुत ही अच्छा विलेज था। चलो, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आखिर था क्या? तो बैम्बू जानते हो क्या है? तो बैम्बू इज़ यूज टू कंजर्व द वाटर एंड क्रिएट्स अ वे फॉर द नीड्स ऑफ वाटर टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो बैम्बू क्या होता था ना कि बैम्बू, देखो तुमको नीचे फिगर तुमको समझाने के लिए मैं बनाया हूँ कि देखो बैम्बू को एक ऐसा सेटअप में तुमको सेट कर दिया था जिसमें से वाटर उसमें से फ्लो कर रहा था, करते 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 वो तुमको प्लांट्स के रूट्स तक पहुँच जा रहा था विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब तुमको इसका तो मैप पर देख लेना होगा एक बार। और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम समझ गए, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर गिराया जाता था, एग्जाम्पल प्लांट्स में ये चीज़ होता था, ठीक है। चलो इसी के साथ तुम लोग का चैप्टर हो चुका है पूरा का पूरा ख़त्म, खल्लास टाटा। और चलो अब तुम लोग का इस चैप्टर में कोई भी चीज़ डाउट नहीं होगा, और होगा भी तो तुम लोग उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पिन कर देना। और तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर कर दें। तुम लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी हम लोग को, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बाकी लाते रहूँ। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।